हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? ओके। तो आज की क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं स्टोकियोमेट्री पे। स्टोकियोमेट्री स्टोकियोमेट्री अब ये स्टोकियोमेट्री क्या है? तो याद रखें, स्टोकियोमेट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है which deals with the study of quantitative means quantity का, amount का, quantitative relationships between reactants and products. R for reactants and P for products in a balanced chemical equation. तो इस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं स्टोकियोमेट्री। यानी स्टोकियोमेट्री क्या है? केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो कि एक्सप्लेन करती है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप क्या है। इस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं स्टोकियोमेट्री। तो स्टोकियोमेट्री में हम लोग कौन से क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स को डिस्कस करते हैं? हम लोग 4 बेसिक रिलेशनशिप्स को स्टडी करते हैं इन स्टोकियोमेट्री। कौन कौन से? mass relationship, इस तरह से। दूसरे नंबर पे mass mole relationship, इस तरह से। mass volume relationship, इस तरह से। mole रिलेशनशिप। अब मैस रिलेशनशिप का क्या मतलब है? मैस रिलेशनशिप का ये मतलब है कि जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है हमारे पास, उसमें अगर किसी एक रिएक्टेंट या किसी एक प्रोडक्ट का मैस अगर हम लोगों को पता चल जाए या मालूम हो, तो हम लोग बाकी रिएक्टेंट्स और बाकी प्रोडक्ट का मैस फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं मैस रिलेशनशिप। इस तरह से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में अगर किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का हम लोगों को मैस का पता चल जाए या मोल का पता चल जाए, तो हम लोग बाकी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के मैस या मोल फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको बोलेंगे मैस मोल रिलेशनशिप। इस तरह से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में अगर हम लोगों को किसी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के मैस का पता चल जाए, हम लोग वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से किसी एक के वॉल्यूम का पता चल जाए, हम लोग उसके करस्पॉन्डिंग बाकी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के मैसेज फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको बोलेंगे मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप। इस तरह से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से किसी भी एक का हम लोगों को मोल का पता चल जाए, तो हम लोग बाकी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम लोग ये रिलेशनशिप्स फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, ये हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे अपने आने वाली क्लासेस में। कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जिनके अंदर हम लोग इन रिलेशनशिप्स को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, चलिए जी। इस तरह से याद रखिएगा, जब हम लोग स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हैं, स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन मतलब ये रिलेशनशिप्स फाइंड आउट करते हैं, तब हम लोग 2 बेसिक कंडीशंस को अज्यूम करते हैं। 2 बेसिक कंडीशंस कौन सी जिनको हम लोग अज्यूम करते हैं? पहली कंडीशन कि all the reactants are converted into products। यानी जब हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को यूज करते हैं, तब हम लोग इस बात को अज्यूम करते हैं कि सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं। अगर हम लोग इस बात को ना माने कि सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुए, फॉर एग्जांपल
जैसे मेरे पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये मिलके वाटर बना देते हैं। अगर मैं ये इस बात को कंसीडर नहीं करता या मैं नहीं मानता इस बात को कि सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुए, तो इसका मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन अभी रिएक्शन कर रहे हैं, वाटर बना ही नहीं। जब वाटर नहीं बना तो मैं केमिकल इक्वेशन नहीं लिख सकता। जब केमिकल इक्वेशन नहीं लिख सकते तो फिर हम लोग इसको यूज भी नहीं कर सकते। इसलिए याद रखिए इस कंडीशंस को हम लोग फॉलो करते हैं व्हाइल डूइंग स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। इस तरह से दूसरी कंडीशन क्या है? नो साइड रिएक्शंस, नो साइड रिएक्शंस अकर। इस बात का क्या मतलब है कि इस रिएक्शन के अलावा कोई और रिएक्शन नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन की बजाय किसी और इंप्योरिटी के साथ रिएक्शन करके कोई और ही प्रोडक्ट बन गया, ऐसा नहीं हुआ। हम लोग इस बात को अज्यूम करते हैं कि जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं बस वो ही आपस में रिएक्ट किए हैं और हमारे पास जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है वही बन गया है। तो नो साइड रिएक्शन अकर, ये दो बेसिक कंडीशंस है जिनको हम लोग फॉलो करते हैं जब हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को यूज करके इन रिलेशनशिप्स को फाइंड आउट करते हैं। और याद रखिए हम लोग केमिकल इक्वेशन को यूज करके ये रिलेशनशिप्स तभी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर केमिकल इक्वेशन दो बेसिक लॉज को ओबे करे। कौन से दो बेसिक लॉज का ओबे होना जरूरी है केमिकल इक्वेशन पे? नंबर 1, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर ये इक्वेशन पे ये लॉ ओबे करेगा तभी हम लोग ये स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कर सकते हैं। इस तरह से दूसरा लॉ क्या है? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो अगर ये दोनों लॉ केमिकल इक्वेशन इनको ओबे करें, इन दोनों लॉज को, तभी हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को यूज करके ये रिलेशनशिप्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को यूज करके जब हम लोग ये रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ केमिकल इक्वेशन। यानी कोई आपसे पूछे कि केमिकल इक्वेशन के एडवांटेज क्या हैं, तो आप बता सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन के ये 4 बड़े एडवांटेज हैं कि अगर किसी एक रिएक्टेंट का मास का पता है तो हम लोग बाकी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के मास फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी मास मास रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं केमिकल इक्वेशन को यूज करके। मास मोल रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं, मास वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं, मोल मोल फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन के जहां इतने बड़े फायदे हैं वहां पे कुछ लिमिटेशंस भी हैं। केमिकल इक्वेशन की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, मतलब बहुत सारी बातें हम लोगों को केमिकल इक्वेशन से नहीं भी पता चलती। कौन कौन सी वो बातें हैं? जैसे केमिकल इक्वेशन कैन नॉट टेल अबाउट कंडीशंस ऑफ रिएक्शंस, कंडीशंस ऑफ रिएक्शन। तो केमिकल इक्वेशन जो है वो रिएक्शन की कंडीशंस के बारे में हम लोगों को कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती। फॉर एग्जांपल जैसे ये मैंने केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, क्या आप लोगों को पता चल रहा है कि हाइड्रोजन जो है इसको हमने कितना टेम्परेचर अप्लाई किया होगा, ऑक्सीजन को कितना टेम्परेचर या कितना प्रेशर अप्लाई किया होगा, हम लोगों ने इस रिएक्शन को किन कंडीशंस में स्टार्ट करवाया, कुछ पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा। तो ये है इसकी लिमिटेशन कि केमिकल इक्वेशन से नो डाउट हम लोग बड़े फायदे उठाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी इसकी लिमिटेशंस भी हैं। यानी कंडीशंस के बारे में हम लोगों को कुछ पता नहीं चलता। इस तरह से केमिकल इक्वेशन कैन नॉट टेल अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, ये मैं रिएक्शन लिख रहा हूं RxN, ऐसे एब्रिविएशन बना रही है इसकी। तो केमिकल इक्वेशन रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में भी कुछ नहीं बताती। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन की स्पीड। तो ये केमिकल इक्वेशन को देख के आपको स्पीड का कोई अंदाजा हो रहा है कि कितनी स्पीड के साथ ये रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, कुछ आइडिया नहीं हो रहा। तो दिस इज आल्सो द लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन। इस तरह से केमिकल इक्वेशन जो है इट कैन नॉट टेल अबाउट टाइम,
टू कंप्लीट द रिएक्शन। अब केमिकल इक्वेशन की एक लिमिटेशन ये भी है कि केमिकल इक्वेशन हम लोगों को टाइम के बारे में कुछ नहीं बताती कि कितने टाइम में रिएक्शन कंप्लीट होना है। यानी केमिकल इक्वेशन से देख के आपको अंदाजा हो रहा है कि ये 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा ये रिएक्शन, जब हाइड्रोजन फ्यूजन को मिलाएंगे तो ये 10 मिनट में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, हमें कोई आइडिया नहीं होगा। यानी ये तो इस बात को पता लगाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली काम करना पड़ेगा। इक्वेशन से तो हम लोग को ये बात पता नहीं ना चल सकती। इसी तरह से इसकी एक और लिमिटेशन है कि केमिकल इक्वेशन जो है इट कैन नॉट टेल अबाउट हीट इज एब्सॉर्ब और रिलीज। यानी केमिकल इक्वेशन हम लोगों को हीट के बारे में भी कुछ नहीं बताते कि हीट इस रिएक्शन में से रिलीज हो रही है, यानी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, या इस प्रोसेस में इस रिएक्शन में हीट एब्सॉर्ब हो रही है, यानी ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो इसके बारे में भी हम लोगों को केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं बताते। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों का टॉपिक है। आपसे पूछ सकते हैं कि एडवांटेज बताओ केमिकल इक्वेशन के। स्टोइकोमेट्री में हम लोग कौन से रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं, कौन से लॉज ओबे करते हैं हम लोग, कौन सी बेसिक कंडीशन है जिनको हम लोग अज्यूम करते हैं जब स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन हम लोग कर रहे होते हैं, और केमिकल इक्वेशन की लिमिटेशंस क्या है।